दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हाजिर हम आज एक नए टॉपिक को लेकर। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी काम शुरू किया जाता है तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर वो मजबूत रहेगा तो वो पूरा काम जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उसी तरह की से दोस्तों, अगर कोई भी केस किया जाता है कोर्ट में, तो अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, उसको हम शुरुआत से ही मजबूत रखेंगे, उसकी नींव मजबूत रहेगी, तो फिर वो केस हमारे पक्ष में होगा, उसको जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। उसी तरह दोस्तों, आज आपको बात बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी पत्नी के खिलाफ सेक्शन 13 में डाइवोर्स का केस फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ ग्राउंड्स याद रखने हैं, कुछ ग्राउंड्स आपको आज नोट कराऊंगा मैं। वो ग्राउंड्स अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो केस है शुरुआत में तो मजबूत रहेगा ही, आगे तक आपका जो केस है वो मजबूती से आप लड़ पाओगे और आपके उसमें जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट जरूर करें। आपको सबसे पहला काम अपनी वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट करना है। अगर किसी भी तरह की कोई क्रूएल्टी, एडल्ट्री या कोई भी तरह की बात या मेंटली या फिजिकली हैरेसमेंट आपकी पत्नी के द्वारा आपके और आपके परिवार के खिलाफ किया जा रहा है, तो उसको उसके खिलाफ कंप्लेंट जरूर करें नजदीकी पुलिस थाने में। उससे क्या होगा कि नजदीकी पुलिस थाने में जो कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, जब तलाक का ग्राउंड लिया जाएगा या तलाक की पिटीशन आपके द्वारा फाइल की जाएगी, तो उस कंप्लेंट का हवाला उस एप्लीकेशन में जरूर डालिए। इससे क्या होगा कि आपने जो स्टोरी तैयार की है उस स्टोरी को मजबूती मिलेगी उस कंप्लेंट के जरिए। तो ऐसी भी कोई जब भी कोई ऐसी बात हो तो आप उस सबसे पहले क्या करें कि कंप्लेंट जरूर फाइल करें। नंबर 2, जो तलाक की याचिका आप लगाएंगे उसमें उस व्यक्ति का नाम ज़रूर लिखें जिसमें कि आपके पार्टनर का अवैध रिलेशन है या उससे उसका जो है किसी भी तरह का कोई रिलेशन है, तो उस पार्टनर का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, होगा क्या कि उस पार्टनर का नाम लिखने से जज को भी आप अच्छी तरीके से कन्विंस कर पाएंगे, या उनके दिमाग में सीधा एक स्ट्रोक ये होगा कि उनको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हाँ, अगर इस तरह का नाम लिखा गया है, नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है सही तरीके से, तो फिर उनको ये बात ज़रूर दिमाग में क्लिक होगी कि इनका ज़रूर कहीं न कहीं कोई अवैध रिलेशन रहा है, एडल्टरी रही है। क्योंकि जब नोटिस उसके पास जाएँगे तो या तो वो आके अपना जवाब देगा, या अगर नहीं भी आएगा मान लो तलाक के केस में, जो सामने वाली पार्टी का जो मिलने वाला है, वो अगर नहीं आता है, तो फिर ये बात भी हम कह सकते हैं कि ज़रूर उसके मन में कोई न कोई खोट थी देखिए जज साहब, इसलिए वो कोर्ट में नहीं आया। नंबर 3, बच्चे की कस्टडी। बच्चे की कस्टडी को हस्बैंड को अपने पास में ही रखना चाहिए। ये चीज़ आगे इस तरह से काम करने वाली है कि ज़्यादातर मामले में क्या होता है कि पत्नी जब पति को छोड़कर चली जाती है, तो बच्चों को भी अपने साथ में ले जाती है। अब बच्चे साथ में ले जाती है और आपने केस कर दिया कोर्ट में, तो कोर्ट ज़्यादातर ये देखता है कि बच्चा जो है मम्मी के पास में है, और अब माँ जो है अगर उसका ख़्याल रख रही है, अगर उसका डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स कोर्ट ने दे दिया या अलाउ कर दिया, तो फिर जो बच्चा है उसका भविष्य कैसे तय किया जाएगा? उसको अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए या उसके जो है दैनिक ज़रूरतें हैं या उसके फ्यूचर में आगे जो खर्चे हैं, वो कैसे मेंटेन कर पाएगी एक अकेली औरत? तो इसीलिए बच्चे को अपने पास में रखें, उसकी अच्छी परवरिश करें। उसके बाद जब आप तलाक का केस फाइल करेंगे तो कोर्ट में ये चीज़ दिमाग में उनके ये रहेगी कि बच्चा जो है आपके पास में है, बच्चे की अच्छी परवरिश आप कर रहे हैं। तो अगर तलाक हो भी जाता है इन दी एंड, तो फिर उसके बाद में बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा। उसमें बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 4 पॉइंट, अगर कोई ऑडियो, वीडियो, फ़ोटो है तो उसको उसको अटैच ज़रूर करें। दोस्तों देखिए, हम प्रैक्टिस में कई बार ऐसी चीज़ें देखते हैं कि कई वकील साहब जब इस तरह का केस फाइल करते हैं कोर्ट में, तो वो शुरुआत में जो है ऑडियो वीडियो अगर उनके पास है, तो भी वो अटैच नहीं करते। वो सोचते हैं कि चलो बाद में अटैच कर देंगे, जब एविडेंस की बात आएगी तब। एविडेंस की बात आएगी तब आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अलग से इस तरह के ऑडियो, वीडियो और फ़ोटोज़ वगैरह पेश करने के लिए। अगर मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो? हाँ, बाद में आप आगे ऊपर वाले कोर्ट में अपील करके स्वीकार भी हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, लेकिन समय और जो पैसा है वो बर्बाद होगा। उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है कि जो तलाक की एप्लीकेशन आप लगा रहे हो, उसमें शुरुआत में ही, शुरुआती स्टेज पर ही अगर ऐसा कोई ऑडियो, वीडियो पत्नी के अगेंस्ट में आपके पास में मौजूद है, तो उसको साथ में लगाइए, ताकि उससे आपका जो केस है, वो शुरुआत से ही एक स्ट्रॉन्ग पटरी पे रहेगा और आगे तक आपको उसमें सहायता मिलती रहेगी। नंबर 5 पॉइंट, दोस्तों देखिए, जब इस तरह की एप्लीकेशन आप लगाते हैं, जहाँ पे एक जो है रिश्ता शुरुआत होने से लेकर और कितना टाइम आपने बिताया उसमें कई तरह की घटनाएँ आती है, कई सारे तरह के इंसिडेंट्स आते हैं। तो आपको क्या करना है कि हर एक इंसिडेंट्स की अगर डेट याद ना हो तो कम से कम कुछ इंसिडेंट्स की डेट आपको याद ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ पे आपकी पत्नी ने आपके साथ में क्रूरता की, आपके साथ में जो है मेंटली हैरेसमेंट किया, फिजिकली हैरेसमेंट किया, या आपने अगर उसको कहीं एडल्टरी में देखा हो, पकड़ा हो, या कोई ऐसी कोई बात हो, तो उसकी तारीख जो है वो हमेशा उसमें पिटीशन में ज़रूर लिखें। और अगर कहीं न कहीं आपको कोई डेट या समय याद है तो उस समय का हवाला भी ज़रूर दें। इन सब चीज़ों को करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम डेट और टाइम किसी भी घटना का एग्ज़ैक्ट बताते हैं, तो वो घटना 101% प्रूफ होने
की कगार पे रहती है। ये लगता है कि हाँ वास्तव में ऐसा कुछ जरूर हुआ है, क्योंकि इतना सटीक घटना का जो है टाइम एंड डेट बताना पॉसिबल नहीं होता। नंबर 6 पॉइंट दोस्तों, जब भी आपको कंप्लेंट इस तरह की करनी है तलाक की, तो आप अपनी पत्नी को केस करने के बाद में इस तरह की कंप्लेंट करें। देखिए, जब पत्नी केस कर चुकी होती है, उसने जो भी केस लगाने थे लगा दिए, अब आपकी बारी आती है, तो उसमें आपको फायदा ये मिलने वाला है कि जो पत्नी ने जो भी सीक्रेट थे उसके, या जो भी कह सकते हैं कि जो पत्ते थे वो पत्नी ने सारे खोल के रख दिए, अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। कई बार ये होता है कि पत्नी आवेश में आके या फिर आनन फानन में जो है हर किसी से केस लगवा लेती है, या खुद से ही जो है एक पिटीशन लिख के कोर्ट में फाइल कर देती है। उससे वो सारे ग्राउंड्स को कवर नहीं कर पाती है, सारी बातें उसमें कवर नहीं कर पाती है, और उससे पति को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इसलिए पत्नी को केस करने दें, जो बातें उसके पास में हैं वो बाहर आने दीजिए, उसके बाद में आप हर एक बात का जवाब देते हुए पॉइंट टू पॉइंट जो है आप अपना केस लड़ सकते हैं। दोस्तों, 7वां पॉइंट इसमें ये है कि एडल्ट्री और क्रूरल्टी, उन दोनों को साथ में मिक्स अप करके अगर आप ये केस फाइल करेंगे तलाक का, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, सिर्फ़ क्रूरल्टी को साबित करना, जो क्रूरल्टी है उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके कोई एविडेंस वगैरह नहीं होते, कोई मटीरियल जब तक अपने पास में नहीं रहेगा, तब तक किसी चीज़ को साबित करने में बहुत मुश्किल आती है कोर्ट में। इसलिए क्रूरल्टी और एडल्ट्री, जब एडल्ट्री होगी, तो क्रूरल्टी भी 100% होगी। तो किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए किसी चीज़ का जो है सपोर्टिंग रोल में होना बहुत ज़रूरी है। तो सपोर्टिंग रोल में ये एडल्ट्री और क्रूरल्टी दोनों साथ-साथ चलेंगी, तो आपकी जो बात है उस चीज़ को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मायने रखेगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलेगा। नंबर 8 पॉइंट इसमें कि ये है कि भई रीज़न जो है, रीज़न ऑफ डाइवोर्स आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। हालाँकि एडल्टरी और क्रूरल्टी तो है ही, लेकिन किस वजह से अब आप साथ में नहीं रहना चाहते? रीज़न क्या है इसका? या तो आपकी पत्नी शुरुआत से ही एडल्टरी में रही, उसका नेचर और कैरेक्टर ऐसा ही था, या फिर बाद में अपने माँ के बहकावे में आकर या फिर किसी और व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद में उसके बहकावे में आकर आपकी पत्नी ऐसा कर रही है। तो फिर ये जो रीज़न है आपको कोर्ट में क्लेरिफ़ाई करना पड़ेगा। जो तलाक की जो एप्लीकेशन होती है ना दोस्तों, उसमें जो प्रेयर होगी ना लास्ट में, जो आपकी प्रेयर होगी, उस प्रेयर में इस चीज़ को मेंशन ज़रूर करना है कि जो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर डाइवोर्स, व्हाई यू वांट टू डाइवोर्स फ्रॉम योर वाइफ। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें मेंशन ज़रूर करनी पड़ेगी। और नंबर 9 दोस्तों की प्रूफ ऑफ गुड वर्क, आपको हमेशा अपने अच्छे कामों का प्रूफ कोर्ट में ज़रूर पेश करना है। जिस तरह से पत्नी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए कि मुझे ये खाना नहीं देता था और मुझे ये मारपीट वगैरह करता था, बच्चों का भी भरण-पोषण नहीं करता था, तो ये सब चीज़ें जो होगी, इन सब का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। मसलन कि जैसे होटल्स के बिल और कोई फ़ोटोज़, पार्टियों की फ़ोटोज़, और उसको जो आप कपड़े वगैरह मँगवा के देते हैं ऑनलाइन या ऑफ़लाइन किसी भी तरह से, उन सब के बिल्स, और भी जो घर में फंक्शन वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कोर्ट में प्रूफ़ करनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें प्रूफ़ आप करोगे तो ये उनसे ये साबित होगा कि पत्नी जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाएगी, या अदर केसेज़ में पत्नी ने जो एलिगेशन लगा रखे हैं, वो सारे के सारे एक झटके में खत्म हो जाएँगे। क्योंकि एक पति जो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें करता है, उसको खाना खाना बाहर खिलाता है, उसको हनीमून पे लेके जाता है, उसको अच्छे-अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करवाता है, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसके पास में ये सब चीज़ों के सबूत ज़रूर होंगे कि उस चीज़ से ये साबित होगा कि उसने हमेशा अपना पति का धर्म निभाया है, जबकि पत्नी ने अपना जो धर्म है, वो नहीं निभाया है। दोस्तों, 10 नंबर पॉइंट ये है कि आप सेक्शन 9 और 10, सेक्शन 9 जो है पत्नी को वापस बुलाने की एप्लीकेशन होती है, नंबर 10 होती है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन बाकी ज़्यादातर तो हमारे मिडिल क्लास परिवारों में हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो हाई-फाई फैमिली होती है, उनमें सब में जुडिशियल सेपरेशन होता है। वो कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन ले लेते हैं, उनकी तो बात हम यहाँ नहीं करेंगे, उनका तो मामला ही अलग चलता है। लेकिन सेक्शन 9 की बात करेंगे, सेक्शन 9 में भी उतना ही टाइम लगता है, 1-2 साल, 3 साल लग ही जाते हैं उसमें। और बाई चांस मान लीजिए पत्नी सेक्शन 9 में आपके पक्ष में ऑर्डर हो गया और उसके बावजूद भी पत्नी नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसलिए सेक्शन 9 में जितना समय लगना है, उतना ही आप समय अगर डाइवोर्स के केस में फाइल करें, तो इसमें मे बी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। और नंबर 11 कि 2 इयर्स ऑफ डिसर्शन, ये सबसे बेसिक ग्राउंड होता है डाइवोर्स का, कि मान लीजिए आपकी नई-नई शादी हुई है और आपने विदिन साल भर का जो पीरियड है उसके अंदर-अंदर या साल भर के जस्ट खत्म होते ही आपने जो है केस लगा दिया, आप अलग भी नहीं रहे, तो ये चीज़ भी एक कमज़ोर करती है इस ग्राउंड को। तो आपको चाहिए कि अगर आप तलाक का केस लगाना चाहते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ, या तलाक का केस जो भी आपका चल रहा है, उसके अंदर 2 सालों का जो है 2 इयर्स का डिसर्शन ज़रूर होना चाहिए, 2 सालों की दूरी आपके बीच में रहेगी। तो ये एक बेसिक ग्राउंड है, इसके आधार पे आपका जो है केस मजबूत रहेगा। नंबर 12वां पॉइंट दोस्तों, कि आपको एक अच्छे और गुड लॉयर को हायर करना है। कई बार देखिए आपके पास सारे सबूत और गवाह होने के बावजूद भी आपका जो केस है वो कमज़ोर साबित होता है।
आप समझ ही नहीं पाते हैं कि पत्नी में आपने सबूत भी सारे पेश कर दिए कोर्ट में, सारी सब चीजें आपने पेश कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका केस कमजोर क्यों है? वो कमजोर इसलिए है कि कई बार जो है एडवोकेट उन सब चीजों को सही तरीके से नहीं रख पाते। तो आपको क्या करना है कि एक अच्छे लॉयर को हायर हायर करना है। अच्छे लॉयर जो होते हैं वो कमजोर चीजों को भी आपके पक्ष में मोड़ देते हैं, हवाओं का रुख वो तय करते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे लॉयर को जो है हायर कीजिए। अच्छे लॉयर जो होते हैं वो आपके केस को अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे और आपकी जो बात है वो मजबूत तरीके से कोर्ट में रखेंगे, तो आपका जो है केस शुरुआत से लेकर अंत तक मजबूत रहेगा। तो दोस्तों ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको अपने केस में शुरुआती स्टेज पर इस्तेमाल करने हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आप शुरुआती स्टेज पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ें शुरुआती स्टेज की है उनको शुरुआती स्टेज पर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो चीज़ जिस जगह की है उस चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो केस है 101% मजबूत रहेगा और आपकी पत्नी के द्वारा जितने भी एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए जाएँगे या वो आपके पास में जो है अगर कोई सबूत है, कोई ऑडियो वीडियो वगैरह है, तो इन सब तरह की चीज़ों को आप अच्छे तरीके से फ्रेम करके और एक अच्छे लॉयर को हायर करके और आप अपना केस मजबूत तरीके से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में खुला है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उसके ज़रिए आप हमसे बात कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आगे किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।